बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अफसाना ज़ेवर का डिब्बा का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और उसके मानी और मफ़हूम को समझेंगे। सबक के मुताले से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। और हाँ, मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गज़ब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डिब्बा उठा कर ले गए। प्रकाश झटपट उठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा गज़ब हुआ माता जी, यानी बड़ा जुल्म हुआ माता जी। माँ जी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सींध नहीं? सींध मतलब वो सुराख जो दीवार में चोरी के वास्ते किया जाता है। कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चोल नहीं उतरी। चोल मतलब इन लकड़ी का वो सुराख जिसमें दरवाज़ा घूमता है, यानी ये एक किस्म का जोड़ होता है। समझ में नहीं आता कि चोर आया किधर से। ठुकराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, मैं तो बर्बाद हो गई। ब्याह सर पर है, यानी शादी बहुत करीब है, क्या होगा? भगवान, तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीज़ें तैयार होकर आई थी। न जाने किस मनहूस साथ में बनवाई थी। दौड़ धूप की थी यानी कोशिश की थी, और मनहूस साथ बुरा वक्त। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है। किसी का नाम भी निकल आए तो भी मुझे यही ख्याल रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का किया है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है, यानी छत से। ठाकुर, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान हो। कल दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया? प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। कोई पहले ही मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गया तो बीच की मुंडेर, यानी जो दीवार ऊंची होती है थोड़ी सी, पर किसी के पाँव के निशान दिखाई दिए। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या? माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो। आज रुपए की कोई तजवीज़ करनी होगी, यानी कोई बंदोबस्त करना होगा। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है, यानी जिम्मेदारी आ गई, हिसाब आ गया है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मुमकिन है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती, यानी आवाज़ भी पैदा नहीं हो सकती। मैं घूम घाम के कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता बंद ही होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ठुकराइन डरी, तुम जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई। गफलत मतलब सुस्ती से, लापरवाही से। उसका खमियाजा मुझे उठाना पड़ेगा, मतलब उसका नुकसान मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से खदशा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर तमाम दिन यहीं रहते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा। पेशबंदी का मतलब ये होता है कि कोई भी बात या किसी मामले की राह हमवार करने की तदबीर, यानी हिफ्ज़ मातक़दुम भी आप इसको कह सकते हैं। किसी नुकसान के होने से पहले उसका कोई बंदोबस्त करना, तो इसको कहते हैं पेशबंदी। एक सेठ के यहाँ 50 रुपये माहवार यानी माहाना, मंथली का काम मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों पे खर्च होगी, यानी तुम्हारी ज्वेलरी पे खर्च होगी। उसमें एक पैसा घर के खर्च ना आने दूंगा। खावंद की मोहब्बत का ये सबूत पाकर इसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ, फ़ख्र हुआ। देवताओं में उसका एतकाद और भी पुख्ता हो गया। देवता मतलब जो उनके गॉड्स हैं, एतकाद कहते हैं यकीन को, पुख्ता मजबूत। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था, यानी कोई सीक्रेट नहीं था, कोई बात छुपी हुई न थी। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था।
चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थीं, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी चाबी कहाँ है, उसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है संदूक में क्या है, तो वो कह देते कुछ पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थीं, उठाकर संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को शक की गुंजाइश न थी, यानी शक की कोई जगह ही नहीं थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा वो इस संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक पड़ गया, यानी चेहरे का रंग उड़ गया। शुभे का अखवा सा निकला, यानी शक का हल्का सा बीज जो है उभरा, मगर पानी ना पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे शुभे को गज़ा मिलती, यानी शक जो है वो उसमें इजाफा होता। लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना, पूंजी मतलब दौलत, कि उसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक को ज़रूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे ही में सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे दम घुटता। चंपा ने कई बार बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश ना माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसकाकर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये पूछने की बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीज़ें इधर उधर खिसका दी जाती हैं, यानी हटा दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें न देख लीं, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी बहुत थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तुश्तरी में रखीं और प्रकाश को देने लगी। तुश्तरी मतलब एक चौड़ी सी प्लेट होती है। प्रकाश ने इसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया, यानी ज़ोर से बंद कर दिया, और ताला लगाकर बहलाने के लिए बोला, तुश्तरी में क्या लाई? आज ना जाने क्यों मुतलिक भूख नहीं, यानी बिल्कुल भूख नहीं। पेट में गरानी मालूम होती, यानी बोझ सा लगता है। अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में शुबे का वो अखवा जैसे हरा होकर लहलहा उठा, यानी शुबे का बीज जो है वो गोया पौधा बन गया। संदूक में क्या है ये देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो चाबी किसी तरह न मिली। एक दिन फेरी वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। बसाती मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं घूम फिर के। चंपा ने उससे ताले की चाबी खरीदी और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर है। उसने एक जेवर निकाल कर देखा, ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतालिक बात नहीं की। मान यानी साथ ही उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवर ठाकुर साहब के तो नहीं। चीज़ें वही थी जिनका वो जिक्र करते रहते थे। इससे अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन निदामत से उसका सर झुक गया। निदामत से, शर्म से। उसने यकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, उनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? इनकी मतलब इनके शौहर की, प्रकाश की। ये ख्वाहिश उनके मन में आई कैसे, यानी दिल में कैसे आई? मैंने तो कभी जेवरों के लिए उन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाए? चोरी जेवरों के लिए? इनका ज़मीर इतना कमज़ोर कैसे हो गया? ज़मीर मतलब ईमान। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वो मोहब्बत न रही, न वो इज़्ज़त का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती, बहस हो जाती। तब दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी। मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त यह थी कि 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। ज़मानत मतलब गारंटी या सिक्योरिटी। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम दरख्वास्त क्यों नहीं भेजते? प्रकाश ने सर झुका लिया। 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ हैं? अजी, दरख्वास्त तो दो। अगर सब उमूर तय हो जाएं तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, उसकी फ़िक्र ना करो। उमूर मतलब मामलात। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप नकद ज़मानत दाखिल कर देंगे? नकद मतलब वो रकम जो मौके पर अदा कर दी जाए। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो उदास था। उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है।
ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से उसे दिली सदमा हो रहा है। सदमा हो रहा है, दुख हो रहा है। उनकी शराफत इसके कमीनेपन को रौंदे डालती है, कमीनापन कमजरफी को। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों ज़माना दिलवाई? जगह ना मिलती ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ इनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी, यानी गलती होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ, यानी ना तजर्बाकार हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया, यानी हैरान हो गया, खामोश हो गया। उसने चंपा को चुभती हुई नज़रों से देखा, नागवार नज़रों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वो इसके अंदरूनी ख्याल का अंदाज़ा न लगा उसका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना उसे खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा हुआ? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? उसका जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी बंद कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आजुर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात की थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, मवाद मतलब पीप वगैरह, ये उस वक्त मालूम होता है जब निश्तर लगाया जाता है, यानी उस फोड़े को जब काटा जाता है। निश्तर वो औजार जिससे वो फिंसी को जो है वो कट किया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है। दिल की स्याही मतलब दिल का अंधेरा, जुल्मत, जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समंदर में बिखरा हुआ था, यानी गहरे समंदर में इकट्ठा होकर निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जिसामत से हमें मुतवहिश कर देता है, यानी खौफ ज़दा कर देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के इन मुलामत आमेज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें मतलब जोश और जज्बा एक नुक्ते पर आकर शोला गिर हो गई, यानी उन्होंने गोया आग पकड़ ली। कई रोज़ गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में इसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी अहलिया, वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गाना बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये ज़िद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछौने नहीं हैं, ना काफ़ी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। गुच्छा मतलब जिसमें बहुत सारी चाबियां इकट्ठी बंधी हुई। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर संदूक में से जेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इस तरह के लरजते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, यानी कांप रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत, इज़्तिराब और खलिश से पुर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। फरहत कहते हैं खुशी को, उमंग कहते हैं उम्मीद और आरजू को। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डिब्बा रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट आया। वो घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था। चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ़ ले गए। प्रकाश रात को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा बैठा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है, यानी कौन सी अजीब सी बात होती है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवर चोरी हो गए थे सब मिल गए। मुबारक थी मतलब बाबरकत थी। ठाकुर साहब भी आकर बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरे का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई।
जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा लिया किसी से? मंत्र वंत्र मतलब जादू। ठाकुर, कई पंडितों से, पंडितों मतलब नजूमियों से। प्रकाश, तो बस उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खावंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है, मैं 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि लाखों खर्च करके भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। अजीज तलबा, इस अफसाने में 3 किरदार बड़े अहम हैं। पहला है ठाकुर का किरदार। ठाकुर एक मुहज़्ज़िब और मेहरबान किरदार है जो इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद भी प्रकाश पे शक नहीं करता। हालांकि पाँव के निशानात चोर का वाज़े पता दे रहे थे, उन्होंने प्रकाश को अपने आला अखलाक से सोचने पर मजबूर कर दिए। दूसरा किरदार है चंपा का, एक तालीम याफ्ता मगर बाअमल और गैरतमंद खातून जिसे अपने शौहर के चोर होने पर दिली दुख हुआ। वो चाहती तो गुर्बत की वजह से अपने शौहर के साथ मिलकर जेवरात हड़प भी कर सकती थी, मगर उसकी तालीम और ज़मीर ने यह गवारा ना किया। उसने खुद भी सब्र किया और अपने शौहर को भी सीधी राह पे ले आई। तीसरा किरदार है प्रकाश, हमारी सोसाइटी का एक नौजवान जिसने गुर्बत और हसद के हाथों चोरी तो कर ली, मगर ज़मीर की मुलामत और बीवी की बात से मुतासर होकर अपनी इस्लाह भी कर ली। यही एक तालीम याफ्ता फ़र्द की अलामत है कि अपनी गलती तस्लीम करते हुए उसकी इस्लाह कर ले।